जरा धनंजय जी आपसे पहला, मैं सिर्फ टिकट की आप पहले बात कर लूं, फिर बाकी चीजों की बात करूंगा। अब बीएमसी चुनाव आ रहा है, उसके बाद लोकसभा चुनाव होगा, विधानसभा चुनाव होगा। लोकसभा चुनाव के लिए अगर आपको याद हो तो बीजेपी ने ऑलरेडी 48 जगहों पे अपने प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं। ये उस समय की बात है जब शिंदे जी का बीच में था कि वो गांव जा रहे थे, छुट्टी मनाने जा रहे थे, कोई कह रहा था गुस्से होकर जा रहे थे, तब उस समय बयान आ गया कि नहीं नहीं वो तो बीजेपी हर जगह तैयारी कर रही है। विधानसभा चुनाव के लिए अजीत पवार कह चुके हैं कि हम 92, 93, 92, 93 सीटों पर हम लड़ेंगे। बीएमसी चुनाव राउंड दी कॉर्नर है। अब वो बीएमसी चुनाव को किस तरह से क्या बहाना करके टालेंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। इन सारे उसमें पहली बात मैं सिर्फ आपसे ये कि ये जो बीजेपी ने जो जोड़ा है कुनबा, वो केवल एक ही मसला, बाकी तो छोड़ दिए, टिकट ही के बंटवारे पे इसमें बहुत ज्यादा हार्ड बॉन्डिंग नहीं होगी धनंजय जी। और ओवरऑल ये कितना मजबूत रहेगा? लोकतंत्र में चुनाव होते हैं कि सरकार बने, और सरकार इसलिए बनती है कि जनता के लिए काम करे। महाराष्ट्र में जो सरकार बनी हुई है अभी, वो सरकार इसलिए बनी है कि 2024 में मोदी जी की सरकार बनाए, उसके लिए काम करे। ये जनता के लिए काम करने की सरकार नहीं है। ये सरकार वो सरकार है जो 2024 में बीजेपी नीति सरकार दिल्ली में बना सके, इसके लिए बनाई। आप देख रहे हैं लगातार जो कोशिशें हो रही है, उस कोशिश में क्या हुआ, बीजेपी के पास या बीजेपी के साथ जो गठबंधन है अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट में, उसमें 150 से ज्यादा विधायक इनके पास है। लेकिन इतनी मजबूत विधायकों वाली पार्टी या कहिए सरकार या कहिए गठबंधन के पास एक तो 43 लोगों को मंत्री होना चाहिए, एक कोटा जो निर्धारित किया गया है। तो अब तक तो 20 मंत्री से ही काम चलाया जा रहा था, अभी और 9 मंत्री आए हैं अजित पवार जी के साथ, जो 8 और बने तो 29 विधायक हुए, 29 विधायक मंत्री बने। अब 29 मंत्री में भी 9 मंत्री ऐसे हैं जिनको अभी कोई ये दिया नहीं गया है कि कौन सा ओहदा संभालेंगे, कौन से विभाग में रहेंगे। वो खींचतान चल रही है कि हमको ये विभाग चाहिए। अब सुना जा रहा है कि अजित पवार कह रहे हैं वित्त मंत्रालय चाहिए, सहकारिता मंत्रालय चाहिए, जल संसाधन विभाग चाहिए, तो वो खींचतान चल रही है। तो अब समझिए कि 20 मंत्री जो एक साल से काम कर रहे थे, वो क्या काम कर रहे थे। एक मंत्री के पास 5-5, 7-7, 8-8 मंत्रालय है। किस मजबूरी में इतना छोटा मंत्रिमंडल बनाया गया? ऐसा तो है नहीं कि सरकार का बजट कम हो, मंत्रियों पे खर्चे कम हो, इसके लिए किया गया है। ये इसलिए किया गया कि अभी वो तय ही नहीं कर पा रहे हैं कि कौन किसके साथ रहेगा, या बीजेपी जो दिल्ली से सरकार महाराष्ट्र में चलाना चाहते हैं बीजेपी के लोग, वो नहीं तय कर पा रहे हैं कि वो किस लिए सरकार बनाए। उनको ये शिंदे को तोड़ के इसलिए लाए थे कि उनको शिवसेना को करना था, शिवसेना को सबक सिखाना था। शिवसेना कमजोर हुई नहीं, सबक सीखी नहीं शिवसेना, उद्धव ठाकरे वैसे ही बोल रहे हैं उनके खिलाफ। फिर एनसीपी को तोड़ा कि शरद पवार को सबक सिखाए, चूंकि लगा कि शरद पवार ही है जो महाविकास आघाड़ी के रीढ़ है, तो उन्हीं को तोड़ देते हैं। लेकिन ये सब करने के बाद भी उनको नहीं समझ में आ रहा है कि उनका विपक्ष जो है, जो ये महाविकास आघाड़ी कमजोर हुआ या नहीं हुआ, ये जो है वो असमंजस में है, उनको समझ में नहीं आ रहा क्या हुआ है। अच्छा, अब ये लग रहा है इनको कि जो हम ले तो आए हैं, अजित पवार के पास पता नहीं कितने विधायक हैं, ये उनके साथ दल बदल कहीं कानून लागू ना हो जाए। अभी सुप्रीम कोर्ट का देखिए जजमेंट आया है कि भाई, जजमेंट मतलब ये निर्देश दिया गया है विधानसभा अध्यक्ष को कि भाई आप 2 सप्ताह में फैसला ले लो। तो अब वो फैसला लेंगे तो अब क्या करें? जो 16 विधायक हैं जिसमें सिंधे भी शामिल है, तो उनको अयोग्य करार दिया जाए या क्या किया जाए, ये समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, सिंधु को अगर अयोग्य करार देते हैं तो फिर जो 40 विधायक उनके साथ आते हैं वो क्या करेंगे? वो असमंजस की स्थिति है। फिर है कि क्या बीजेपी लगातार सबको धोखा देने वाली पार्टी ऐसी छवि बन जाएगी अगर सिंधे को भी अगर झटका देती है तो? अब अगर सिंधे को नहीं झटका देती है तो क्या सिंधे मुख्यमंत्री रहेंगे या अजित पवार मुख्यमंत्री बनेंगे या फडणवीस मुख्यमंत्री बनेंगे, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर जो है सरकार अभी जो वर्षाकालीन सत्र है वो शुरू हो जाना चाहिए था, क्योंकि किसानों के मसले हल करने हैं, वो अब तक शुरू नहीं हुआ है। और मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, इसका इंतजार कर रहे हैं, निर्दलीय विधायक इंतजार कर रहे हैं, बीजेपी के अपने ढेर सारे विधायक हैं वो इंतजार कर रहे हैं, जो अजित पवार जी के साथ आए हैं वो इंतजार कर रहे हैं कि विस्तार होगा और हमको मंत्री बनेगा। जो नेतृत्व है दिल्ली से संचालित कर रहा है वो नहीं तय कर पा रहा कि विस्तार करें कि नहीं करें, करें तो क्या करें, किसको क्या बनाए। तो पूरी की पूरी सिचुएशन जो है असमंजस वाली स्थिति है।
और शिवसेना कमजोर हुई, एनसीपी कमजोर हुई, महाविकास आघाड़ी कमजोर हुई, या खुद बीजेपी कमजोर हो गई, ये किसी को समझ में नहीं आ रहा है। तो कुल मिलाकर के महाराष्ट्र की राजनीति ऐसी जगह आके खड़ी हो गई है जहां से कोई रास्ता दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो जिसके लिए एक हमारे गांव में कहावत है कि जिसके लिए किए हमने तेलिया भतार वो लगले रहल, मतलब तेली से शादी की कि हम माथे में तेल लगाएंगे, वो तेल ब्याह भी किया और तेल भी नहीं मिला, वो इसी वाली स्थिति हो गई है। तो बड़ी गड़बड़ स्थिति है। मुझे लगता है कि फाइनली बीजेपी के जो चाणक्य हैं उनको मुंह की खानी पड़ेगी, और 2024 में जो मजबूत अपना आधार बनाना चाहते थे वो मजबूत आधार नहीं बनने वाला है, बल्कि उनके लिए संकट ये खड़ा हो गया है कि कई वो विधायक बीजेपी के हैं जो एनसीपी या जो जो सिंधे गुट है उनके विधायकों को से हारे हुए हैं या उनके लोगों को हराए हैं। तो कैसे होगा गठबंधन, कैसे बनेगी आगे 2024 की रणनीति, ये कुछ निर्धारित नहीं हो पा रहा है। धनंजय जी, दो चीजें। एक चीज मैं दर्शकों को और बता दूं कि मैं आज मैंने अभी शो किया है, रिकॉर्ड किया है अभी। जब मैं पुराने आंकड़े देख रहा था तो आपको सुन के ताज्जुब होगा कुछ चीजें। मोदी जी के 2019 के बाद 2018 तक का एक रिकॉर्ड देख लीजिए, और 2019 के बाद मैंने शाम को उसी के लिए किया जो 8 बजे रिकॉर्ड अभी प्रसारित होगा। मोदी जी का जो स्टेट है, इन सारी स्टेट में उनके एमएलए कम हुए हैं, बारिंग 5 2 7 2 9, केवल 9 स्टेट देश में ऐसे 31 जगह चुनाव होते हैं, 28 विधानसभा जो हमारे राज्यों की हैं और 3 केंद्र शासित प्रदेशों की हैं, उसमें से 9 जगह को छोड़ के बाकी सब जगह इनके, और वो भी 9 मैं जल्दी से बता दूं और फिर धनंजय जी आपके पास आऊं। गुजरात में इनका पिछले चुनाव के मुकाबले 2019 के बाद के चुनाव में एमएलए बढ़े हैं, बिहार में बढ़े हैं, पश्चिम बंगाल में बढ़े, ओडिशा में बढ़े और दिल्ली में बढ़े। दिल्ली में वो 3 से 8 हो गए थे, कोई वो था, लेकिन इन सारी जगहों पे बढ़े हैं। ये बात मैं इस रेफरेंस के साथ कह रहा था कि अब नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में कौन रहेगा, क्योंकि वो भी एक सोर पॉइंट महाराष्ट्र में हो सकता है। कांग्रेस अब सबसे बड़ी पार्टी हो गई है। कांग्रेस जो जिसको सबसे कमजोर कड़ी माना जाता था इस पूरे गेम की, समहाउ, ऐसा तो मैं नहीं मानूंगा कि उसके ऊपर नजर नहीं गई होगी भाजपा के नेताओं की और भाजपा की ईडी और सीबीआई की, लेकिन वो टूटी क्यों नहीं, ये अपने में प्रश्न है। तो आपसे एक तो ये कि कांग्रेस महाराष्ट्र में क्यों नहीं टूटी, अभी भी क्या उसके ऊपर जोर आजमाइश होने की गुंजाइश है, और दूसरा नेता प्रतिपक्ष का मामला क्या थोड़ा बहुत हार्ड बर्निंग कर सकता है एमवीए में। अनम्यूट करिएगा, अनम्यूट कर लीजिएगा। जो कांग्रेस में राजनीति करते हैं, जो कांग्रेसी हैं पुराने हैं या उनके विरासत से आए हैं या अभी भी जो कांग्रेस में है, वो ज्यादातर वो है जो राजनीति को अलग तरीके से करते हैं। वो 2 मिनट मैगी टाइप राजनीति नहीं करते। और दूसरी बात ये भी कहिए कि ज्यादातर जो कांग्रेस में लोग हैं वो जानते हैं कि कांग्रेस की राजनीति जो है वो लंबी राजनीति है। अगर अभी आए, अभी कुछ पा लिए, फिर निकल लिए, ऐसी सोच करके आए हैं तो कांग्रेस उनके लिए सही जगह नहीं है। फिर किसी रीजनल पार्टी में जाएं। अब आप देखिए ना, सिंधिया जी का क्या भविष्य है। सिंधिया जी गए आपके यहाँ या आरसीपी सिंह, सॉरी क्या आरपीएन से नहीं, आरपीएन सिंह, संजय सिंह, ललितेश्वर, लंबी लाइन है, मतलब वो एक आप उनकी राजनीति का जो है आगे क्या भविष्य है, क्या बीजेपी में खप पाएंगे। बीजेपी में वही खपेंगे जो संघ से जुड़े हुए ज्यादातर लोग। जैसा अभी बड़ा अच्छा कहा सतीश मिश्रा जी ने कि अगर नहीं बहुमत की अगर सरकार होती वाजपेयी जी के समय तो वाजपेयी बिल्कुल प्रधानमंत्री नहीं बनते, वो अडवाणी बनते, या वाजपेयी अगर बनते भी तो 1-2 साल के लिए बनते, फिर उनको हटा दिया जाता, वो भवन में भेज दिया जाता और अडवाणी आज बन जाते। ये मैं कहूं कि ये जो ये जो मोदी जी की सरकार दूसरी बार जो सरकार आई, वो मोदी जी को भी बिलीव नहीं था, और वो आने की वजह मैं मानता हूं कांग्रेस ने मजबूती से अपनी लड़ाई लड़ी नहीं। आज जिस तरह से कांग्रेस का पूरा सेल है, चाहे मीडिया सेल है, चाहे उसके नेता ने जिस तरह से कमर कसी है, उस समय नहीं थी स्थिति। फिर जो गटर मीडिया है, गटर मीडिया के बरक्स सोशल मीडिया जो आज खड़ा हुआ है, जो आप बात कर रहे हैं लगातार, वो तब नहीं था। और पूरा मैसेज जो है
पब्लिक के बीच जो गया, क्योंकि पब्लिक के बीच मैसेज पहुंचाने का, क्योंकि आजकल नेता तो जनता के बीच जाते नहीं है, वो जनता के बीच फिर सिर्फ जाते हैं वोट लेने के लिए, और उनको लगता है कि हम पैसे खर्च कर देंगे, हम जीत जाएंगे, बाकी पार्टी की हवा किधर है वो देखेंगे। तो जनता के बीच जाने का एकमात्र माध्यम है अभी जो है मीडिया है वो, और वो प्रिंट मीडिया हो या डिजिटल मीडिया हो या जो ब्रॉडकास्ट मीडिया है, तीनों मीडिया पे बीजेपी का कब्जा रहा। अब जो सोशल मीडिया है जिसको हम डिजिटल मीडिया कहते हैं, उसमें कांग्रेस ने अपनी जगह बनाई है, और कांग्रेस ने अपनी जगह बनाई ये तो अलग है। डिजिटल मीडिया पे जो लोग हैं वो समझ रहे हैं कि ये अगर इसी तरह से बीजेपी जो कह रही है गेटर मीडिया जो मीडिया का पूरा रोल ही खत्म कर दिया है, वो नहीं बचेगा अगर हम खड़े नहीं होंगे। हम आप इसीलिए खड़े हैं, और आज हम आप बात कर रहे हैं इन सारी चीजों पे, क्योंकि गडर मीडिया ने तो पूरा का पूरा मीडिया का रोल ही खत्म कर दिया है और चाटुकार बना दिया है। और पब्लिक में एक मैसेज गया कि बीजेपी बहुत महान काम कर रही है, मोदी जी देश के लिए पता नहीं क्या कर रहे हैं, पूरा का पूरा हम सब लोग इसमें भटक गए। जो मीडिया के अनुसार के द्वारा जो फैलाया गया, जो अफवाह दी गई, जो खबरें दी गई, जो फैक्ट दिए गए, वो बड़े भयावह फैक्ट, और उसको काउंटर, हालांकि मैं मानता हूं कांग्रेस आज भी सही तरीके से फैक्ट को लेके काउंटर नहीं कर पा रही, अभी और काम करने की जरूरत है। अभी मैं देखिए, मैं बताऊं आपको, अभी 4-5 दिन पहले मैंने फेसबुक पे एक देखा वीडियो, एक पोस्टर आया, उसमें लिखा था कि किस नेता ने 3 शादियां की है। उसमें राहुल गांधी का ये, सॉरी, उसमें राजीव गांधी का नाम आ रहा है। मैं परेशान हुआ कि राजीव गांधी ने कम 3 शादी कर दी यार। अब बताइए, हम लोग जैसे लोग अगर कंफ्यूज हो जा रहे हैं तो आम नागरिकों के सामने क्या स्थिति होगी। तो ये जो लड़ाई लड़ रहे हैं बीजेपी के लोग या संघ के लोग, महाराष्ट्र वाली स्थिति, जिसमें सब जगह उनके पास आने होती है। महाराष्ट्र में भी क्या हो गया, महाराष्ट्र में वो फंस गए, उनको रास्ता ही नहीं मिल रहा है, क्योंकि जिस रास्ते जा रहे हैं उनको अपना ही पाखाना मिल रहा है। उन्होंने जो गंदगी की है उसी का सामना करना पड़ रहा है। ये भले कहते रहे कि दलदल जितना बढ़ेगा या कीचड़ जितना बढ़ेगा कमल उतना खिलेगा, लेकिन कीचड़ इतना हो गया कि कमल के ऊपर कीचड़ आ गया। कमल को तो कीचड़ से ऊपर होना चाहिए था, तभी मतलब है कमल का। लेकिन जब कमल के ऊपर भी कीचड़ आ जाए तो क्या स्थिति होगी, वो महाराष्ट्र बता रहा है। और महाराष्ट्र में ये जो आप याद कीजिए कि जब शिंदे टूट के गए थे तब लगा था कि मुख्यमंत्री बनेंगे फडणवीस, क्योंकि सारी मेहनत तो उसी ने की थी, लेकिन अचानक ऊपर से आदेश आया और बन गए शिंदे, फडणवीस रह गए फिर पीछे। तो ये जो सारी स्थितियां बनी है उसमें सीधा सीधा दिखाई पड़ रहा है कि जो बीजेपी के लोग जो राजनीति कर रहे हैं वो राजनीति बहुत दोयम दर्जे की राजनीति, उसको राजनीति कहना राजनीति का अपमान। राजा की नीति ऐसी नहीं होती है। ठीक है, राजनीति में जो है आप अपने आप को सबसे आगे रखता है राजा, लेकिन सबसे आगे रखने के साथ साथ वो अपनी प्रजा का भी ध्यान रखता है, अपने साथ के लोगों का भी ध्यान रखता है। वो जो सिकंदर के साथ और पोरस का जो एक बड़ा फेमस जुमला है कि तुम्हारे साथ क्या बर्ताव किया जाए, तो वही जो एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। राजनीति की सही लाइन यही है। मोदी जी ने सारी लाइनों को तोड़ दी, ये बदले की राजनीति। अभी देखिए बिहार में जो चल रहा है लाठी भांजो अभियान जो चल रहा है, और जो सारा जो परसेप्शन गढ़ा जा रहा है मीडिया के द्वारा या लोगों को द्वारा, क्या है वो परसेप्शन ये गढ़ा जा रहा है कि ये लाठी सरकार है। लेकिन बताइए, आप मिर्ची लेके जाइएगा पुलिस वालों को के चेहरे पर फेंकने के लिए, तो पुलिस क्या करेगी। कल को समझिए कोई जुलूस लेके जाते हैं और पिस्तौल लेके जाए, बम लेके जाए और पुलिस पे फेंके, फिर पुलिस क्या करे। ऐसी स्थिति बीजेपी क्रिएट कर रही है। तो अब चूंकि बिहार में जो है उनको दाल गल नहीं रही है, तमाम कोशिशें उन्होंने कर ली, वो चाहे ईडी सीबीआई का मसला हो या जो है अलग अलग लोगों को चूहे ढूंढने का जो मसला है, वो हर जगह चूहे ढूंढते हैं। जैसे बरसात में कहते हैं ना कि बाढ़ में ज्यादातर खान वही होता है या तटबंध वही टूटता है जहाँ चूहे लगे होते हैं, क्योंकि वहां से पानी का निकलना आसान हो जाता है। लेकिन वहां नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव जिस तरह से खड़े हैं, वो चूहे कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं। चिराग पासवान को खड़ा किया, चिराग पासवान नहीं काम कर पा रहा है। बिहार में भी बीजेपी राजनीति फंस गई है। बीजेपी की राजनीति 2 ही जगह सही चल रही है, एक गुजरात है और एक जो है असम है। लेकिन मुझे लगता है जब मोदी जी हटेंगे तो इन दोनों जगहों पे भी बीजेपी की राजनीति गड़बड़ा जाएगी, क्योंकि इनके पास लीडरशिप नहीं है। मोदी के बाद कौन, ये जो पिछली बार जुमला उछाला था कि मोदी के बाद कौन, मोदी का विकल्प कौन है, अब ये सबसे गहरा सवाल खुद बीजेपी के भीतर है कि
कि मोदी जी के बाद कौन नेता होगा, कौन संभालेगा। तो बड़ी बुरी स्थिति में राजनीति को जो ले जा रहे हैं, मुझे लगता है फाइनली ये होता, कहावत है कि जो दूसरों के लिए बबूल का पेड़ लगाता है या गड्ढे खोदता है, कल खुद गिरता है, या बबूल लगाओगे तो आम कहाँ से पाओगे, ये इनके साथ यही होने जा रहा है। इन्होंने बबूल लगाया पिछले 10 सालों में, वो राजनीति के स्तर पर लगाया, वो समाज के स्तर पर लगाया, वो हिंदू मुसलमान किया, वो बाकी तमाम जगहों पे कोई जगह इन्होंने नहीं छोड़ी जहां बबूल नहीं लगाया है। तो फाइनली बबूल लगाया है तो आम कहां से पाओगे, बीजेपी के जी सामने यही जी जी।